हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप गुरु यूट्यूब चैनल। इसके पिछले वाली क्लास में हमने गवर्नमेंट स्कीम्स का पार्ट 1 किया था। आज हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। तो पार्ट 2 में जो हमारी सबसे पहली स्कीम है, इट इज़ डिजिटल इंडिया। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी स्कीम को याद रखने के लिए या क्वेश्चन जो बन सकता है वो 3 एरिया से बन सकता है। वो 3 एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका पहला ये कि उसकी लॉन्च डेट क्या है। अगर डेट इंपॉर्टेंट नहीं है तो एटलीस्ट वी शुड नो द ईयर कि वो किस ईयर में लॉन्च हुआ है। दूसरा था कि वो कौन सी मिनिस्ट्री का है। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है वो है कि उसका एम क्या है। और एम में भी हमें पता होना चाहिए कि क्या कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि नहीं, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट गलत नहीं होंगे। जनरली जो गलत होगा दैट विल बी फैक्ट्स। हो सकता है 55 की जगह 65 लिख दे, ठीक है। तो ऐसे जो फैक्चुअल चीजें होती हैं उसमें मिस्टेक करने की जो क्वेश्चन बनाने वाला है उसकी ज्यादा चांसेस होती हैं। आपको इस पे वो चेक कर सकता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। उसी के हिसाब से पहली जो हमारी न्यूज है वो है हमारी डिजिटल इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिजिटल इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। लॉन्च ईयर है आपका 2015। लॉन्च ईयर है 2015। हल्का सा इसका एम देख लेते हैं। द डिजिटल इंडिया स्कीम वॉज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी, ठीक है। तो अगर एग्जांपल वाइज आप समझे तो पहले हम सारे लोग वी यूज्ड टू कैरी कैश, हम हर जगह कैश लेकर के जाते थे। अभी पर हमारे पास क्या आ गया, अभी हमारे पास आ गया है यूपीआई। अब हम कहीं भी पेमेंट करते हैं तो स्कैन करते हैं क्यूआर कोड को और अपने बैंक अकाउंट से पैसे हमारे ट्रांसफर हो जाते हैं। पहले अगर किसी को पैसे ट्रांसफर करने होते थे तो हो सकता है कि इट में टेक 7 डेज, 8 डेज, 3 डेज, 4 डेज। अभी क्या लगता है 1 मिनट, 1 मिनट। तो बेसिकली जैसी ही चीजें डिजिटली एडवांस होती चली जाती हैं, हमारी इफिशियंसी जो है काम करने की बढ़ती चली जाती है। साथ ही साथ अगर इफिशियंसी बढ़ती है तो टाइम हमारा कम लगता है किसी एक पर्टिकुलर काम को करने में, ठीक है। पहले लोग घंटों बैंकों की लाइन में खड़े रहा करते थे कि भैया उनका नंबर आएगा तो वो जाएंगे, पैसे जमा करेंगे, ठीक है, या फिर पैसे विड्रॉ करेंगे, तो उसमें उनका पूरा दिन चला जाता था। पर अब क्या हो रहा है कि आपके पास मशीन इनेबल्ड करके एक एटीएम में भी आप जाएंगे तो एक मशीन इनेबल्ड होता है सिस्टम, जिसमें आप कैश दीजिए वो कैश अपने आप जमा कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण कनेक्टिविटी के कारण रूरल एरियाज में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो अब डायरेक्टली प्रोवाइड करी जाने लगी है। एक जो सबसे बड़ी चीज है रूरल एरिया में वो हो रही आजकल है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। अब हमें किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है पैसे बांटने के लिए। गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर रही है। इसको इस एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बीच में है मिडिल मैन और एक रूरल एरिया में आपके 4 फार्मर रहते हैं। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज के बेनिफिट पहुंचाना चाहती है वो लोगों तक पहुंचाना चाहती है। पर पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट मिडिल मैन को देती थी और मिडिल मैन क्या करता था, फार्मर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करता था। तो गवर्नमेंट ने देखा कि इससे तो बहुत लॉस हो रहा है, सारी चीजें कहाँ जा रही हैं, पहले मिडिलमैन के पास जा रही हैं। अब मिडिलमैन होते थे बहुत ही पावरफुल लोग, हो सकता है ये फार्मर्स को सप्रेस कर दें और उनको वो फैसिलिटी ना दे जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो फिर उन्होंने क्या किया, बोला कि ठीक है पहले फार्मर्स अपना बैंक अकाउंट खोलें। क्या खोलें, बैंक अकाउंट। तो एक स्कीम आई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसमें क्या हुआ, सारे लोगों ने पहले अपना बैंक अकाउंट खुलवाया। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है हम सीधे इनके बैंक अकाउंट में रिसोर्सेज को या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनके सीधे बैंक अकाउंट में करेंगे, ना कि हम मिडिल मैन के थ्रू करेंगे। तो क्या हुआ
जो रिसोर्स था हमारा जो वेस्ट हो रहा था, या फिर लोगों तक जो रिसोर्स पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच के सिर्फ मिडिल मैन तक रह जा रहा था, वो रिसोर्स अब कहां पहुंच रहा है? सीधे बैंक अकाउंट में। तो हम रिसोर्सेज का यूज भी इफिशिएंटली कर लेते हैं। आगे अगर डिजिटल इंडिया में देखा जाए तो हम अपना IRNSS, इसका फुल फॉर्म है इंटर रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो बेसिकली हम सबके फोन में जीपीएस होता है, तो जीपीएस जो है वो अमेरिकन सैटेलाइट सिस्टम पे बेस्ड है। हम अमेरिकन सैटेलाइट सर्विस का यूज करते हैं अपने यहाँ नेविगेट करने के लिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स भी आ सकते हैं, कुछ स्पाइंग के मामले भी आ सकते हैं। इसीलिए इंडिया क्या कर रहा है? अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम स्टार्ट कर रहा है, जिसका नाम है नाविक। क्या नाम है? नाविक। और जो सैटेलाइट सिस्टम पे ये बेस्ड है इंडिया का नाविक, वो है इंटर रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंटर रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इस सिस्टम पे बेस्ड है हमारा। तो ये हो कैसे रहा है? दिस इज ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्टिविटी का जितना ज्यादा हम डीप पेनिट्रेट करते चले जा रहे हैं, उतनी ज्यादा फैसिलिटी हमारी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराने के पहले डिजिटल इंडिया का एक मेन एम क्या है? डिजिटल इंडिया का मेन एम जो है वो है डिजिटल कनेक्टिविटी टू ऑल सिटीजन्स, प्रमोट डिजिटल लिटरेसी। अच्छा, लोगों को अगर इंटरनेट यूज ही करना नहीं आएगा और गवर्नमेंट इंटरनेट को बढ़ाती चली जाएगी तो उसका कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। आप हम सारे लोग जब यूपीआई नया नया आया था तो वी वर स्केप्टिकल अबाउट द थिंग्स कि यूपीआई आखिर काम करेगा कैसे, पर धीरे धीरे उन्होंने काफी अवेयरनेस लाई, एडवर्टीजमेंट्स किए, सारी चीजें बताई। उसके बाद अब हम शायद कैश ना देके डायरेक्टली बिना किसी चीज के सीधे यूपीआई से पेमेंट ही करते हैं, ठीक है। तो किसी स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका अवेयरनेस। आखिर लोग जाने तो कि ये स्कीम है किससे रिलेटेड। अगर स्कीम किस चीज से रिलेटेड है वही नहीं पता चलेगा तो लोग उस स्कीम का यूज ही क्यों करेंगे। तो डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, केबल्स तो चाहिए, फाइबर ऑप्टिक्स तो चाहिए, साथ ही साथ आपको क्या चाहिए? डिजिटल लिटरेसी। मतलब जिन लोगों के लिए आप ये डिजिटल कनेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं उन लोगों को कम से कम उस चीज के बारे में पता चले, ठीक है। पहले लाइसेंस बनवाने में भी बहुत टाइम लगता था, महीने लग जा रहे हैं, और ब्रोकर्स के थ्रू जल्दी बन जाता था। आप चाहे कितना भी सारी चीजों को सही भर करके जाएं, पर हो सकता है कि आपका लाइसेंस बनने में बहुत टाइम लग जाए। पर अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका लाइसेंस जो है तुरंत बन जाए, ठीक है। ये सारी चीजें चेंज हो गई थ्रू डिजिटल इंडिया। अब क्या है कि आप अपना डेट की आपको किस डेट को जाना है, ठीक है, किस डेट को जाना है, कितने बजे जाना है, ठीक है, टेस्ट देने के लिए, ये सब आप इसको डायरेक्टली आरटीओ की वेबसाइट से जाके कर सकते हैं। मतलब आप अपना डेट चुन सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आप अपनी टाइमिंग चुन सकते हैं और उस समय जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। ये वैसा ही है जैसा कि अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो पासपोर्ट बनवाते समय भी क्या करते हैं? अपना डेट चुनते हैं, एक स्लॉट चुनते हैं जिसमें आपको जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना है और इजीली सारा काम हो जाता है, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया के आने की वजह से क्या हुआ, जो चीजें बहुत डिले होती थी चीजें आराम से होने लग गई, ठीक है। समझ में आ रही चीज? आगे इसको देखते हैं। तो ये है डिजिटल इंडिया का लोगो, पावर टू एम्पावर। द स्कीम हैज बीन सक्सेसफुल इन प्रमोटिंग द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन वेरियस सेक्टर्स एंड हैज हेल्प्ड इन ग्रोथ ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है। तो इंडिया में डिजिटली काफी चीजें हमने एडवांस करी हैं, टेंडर से लेकर के ये सारी चीजें, टेंडरिंग हो गया, आरटीओ लाइसेंस बनना हो गया, पासपोर्ट हो गया, राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करना हो गया, मैक्सिमम चीजें हम किस पे लेकर के आ गए? डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं और हमने डिजिटल कनेक्टिविटी को काफी बढ़ा दी है, ठीक है। अगली न्यूज है हमारी मेक इन इंडिया।
अगली स्कीम है हमारी मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? मेक इन इंडिया का सिंपल सा मतलब है कि भारत में बनाओ। ठीक है, भारत में बनाओ। तो बेसिकली आजकल एक टर्म काफी ज्यादा न्यूज में है, आत्मनिर्भर। तो हमारी आत्मनिर्भरता को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, ये स्कीम को लॉन्च किया गया है, मेक इन इंडिया स्कीम। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ईयर क्या है? 2014। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 2014। ठीक है, तो बेसिकली एक कंट्री बहुत स्ट्रांग फाइनेंशियली तभी होती है जब उसके पास स्ट्रांगेस्ट करेंसी बहुत ज्यादा हो। जैसे अगर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर बहुत ज्यादा होगा तो हम एक तरह से बड़ी मजबूत कंट्री माने जाएंगे। क्यों? उसका एक कारण है, क्योंकि जितना भी ट्रेड होता है वो ट्रेड होता है हमारा डॉलर्स में, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होता किसमें है? डॉलर्स में। अगर हमारी कंट्री से डॉलर बहुत ज्यादा बाहर जा रहा है, ठीक है ना, इन कंपैरिजन टू आने में, तो हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जो हम स्ट्रांग थे कहीं ना कहीं हम वीक होने लगेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आत्मनिर्भर भारत से क्या कंसेप्ट समझ में आएगा या फिर क्या चीज होगी? तो अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हम देखते हैं। ठीक है, हम जितना ज्यादा सामान इंपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा हमें डॉलर में पे करना पड़ेगा। मतलब ऐसे समझो कि तुम किसी दुकानदार के पास जा रहे हो, शॉपकीपर के पास जा रहे हो सामान खरीदने के लिए, आपने सिल्क ली। ठीक है, तो सिल्क का जो भी कॉस्ट होगा 60-70 रुपए, आपने अगर सिल्क ली तो आप शॉपकीपर को पे कर रहे हो 60 या 70 रुपीज। आपने 2 ली तो 60 इंटू 2 120, 3 ली तो 60 इंटू 3 180। तो आपका क्या सीन है? आपके पास से पैसा निकल रहा है क्योंकि आप सामान को ले रहे हो। तो जितना ज्यादा हम इंपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा हमें डॉलर में पे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया, क्योंकि ट्रेड किस में होता है? ट्रेड हमारा हो रहा है डॉलर में। ठीक, तो डॉलर हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है, डॉलर हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है। पर अगर हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे तो क्या कर रहे हैं हम सामान अब बाहर बेच रहे हैं। सामान अब हम जो है सामान बाहर बेच रहे हैं। तो उसमें क्या हो गया कि जब सामान हम बाहर बेचेंगे तो वो लोग हमको पे करेंगे, तो हमारी कंट्री में क्या आएगा? डॉलर आएगा। तो किस कंडीशन में हम ज्यादा मजबूत हो रहे हैं फाइनेंशियली? हम मजबूत हो रहे हैं एक्सपोर्ट की कंडीशन में, क्योंकि हमारे पास डॉलर आ रहा है। और हम किस कंडीशन में फाइनेंशियली थोड़ा सा हल्का हल्का वीक हो जाएंगे? जब हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा सामान अपने पास बहुत ज्यादा मंगाने लग जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आत्मनिर्भर भारत से क्या होगा कि हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस हमें कम करना है, क्योंकि इंपोर्ट कराने से देश से डॉलर बाहर जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमको सेल्फ रिलायंस इसलिए भी बनना है क्योंकि हम चाहते हैं कि डॉलर हमारी कंट्री में आए, ना कि कंट्री से जाए। तो जब हम मैक्सिमम गुड्स का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर करेंगे तो हम उस चीजों को अपने लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं, साथ ही साथ उस चीज को एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पैसा आएगा। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि जितना ज्यादा हम अपने यहाँ चीजों को बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगाएंगे, उतना ज्यादा हम लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ हम एम्प्लॉयमेंट के न्यू एवेन्यूज को भी ला सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई इंडस्ट्री हमने लगाई, अब इंडस्ट्री को क्या चाहिए? इंडस्ट्री को चाहिए वर्कर्स। तो वर्कर्स के लिए क्या चाहिएगा? वर्कर्स के आती क्या होगी? इंडस्ट्री को अगर नीड है तो जॉब एम्प्लॉयमेंट्स खुल गया, जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल गया, सॉरी जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी सारी आ गई। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज के कारण कुछ लोग जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था वो अप्लाई करेंगे और उनको क्या मिल जाएगा? एम्प्लॉयमेंट। उनको क्या मिल जाएगा? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मिलने के कारण क्या होगा कि उनकी पास जो कोई भी इनकम ही नहीं थी, अब उनके पास इनकम भी आ गई। तो अब जब उनके पास इनकम आ गई, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, जब उनके पास पर कैपिटा इनकम आ गई तो वो अपने फ्यूचर जनरेशन का एजुकेशन और खुद की हेल्थ को सुधार सकते हैं। क्लियर है? जैसे ही वो एजुकेशन और हेल्थ देंगे, यानी वो स्किल डेवलप कराएंगे, और स्किल के कारण वापस से क्या होगा? उनको जॉब अपॉर्चुनिटी में दोबारा जॉब मिलने में आसानी
हो सकती है, ठीक है ना, जॉब एम्प्लॉयबिलिटी कहते हैं उसे। तो सोचो कि ऐसी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज अगर लग गई तो फाइनली क्या होगा, सबका एजुकेशन हेल्थ अच्छा होने लगेगा, स्किल होने लगेगा, और उनको जॉब एम्प्लॉयबिलिटी है वो काफी अच्छी मिल सकती है। तो बेसिकली इंडस्ट्री लगने का ये भी एक कारण है। तो ओवरऑल हमारी जीडीपी में भी ग्रोथ होगा। तो दो फायदे हो गए हमारे, क्या, एक तो हम इंपोर्ट अगर कम कर देंगे तो डॉलर बाहर नहीं जाएगा, एक्सपोर्ट हम कर देंगे तो हमारे पास सामान जब हम बाहर बेचेंगे तो डॉलर आएगा। तो इंपोर्ट से डॉलर जाएगा, एक्सपोर्ट से डॉलर आएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, हमारा जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी खुलेंगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलने के कारण क्या होगा, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और ओवरऑल हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है। तो लास्ट की लाइन जो है हम इसको पढ़ देते हैं। द स्कीम हैज बीन सक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब आपका काम अच्छा चल रहा है तो लोग भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, पैसा लगाना चाहेंगे, जिससे उनका पैसा भी डबल हो। तो बेसिकली ये हमारी जो स्कीम थी वो थी मेक इन इंडिया स्कीम। क्लियर है। ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो नाम है वो है हमारा प्रेप GURU, ठीक है ना, प्रेप गुरु। ये प्रेप गुरु ना हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मैं फिर आऊंगा आगे 2 स्कीम्स लेकर के, और ये जो लेक्चर है हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स का ये तब तक चलता रहेगा जब तक मैं सारी गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो जब तक मैं कवर ना करा दूं। कवर कराने के बाद हम इस पर क्विज भी करेंगे। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वापस से याद दिला देता हूं। पहला ये कि हमें मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, दूसरा ये कि किस ईयर में लॉन्च हुई है, और तीसरा ये कि उसका एम क्या है, और एम में भी अगर कोई फैक्चुअल चीज है तो वो हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।